नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिनों एक सब प्रचलित हुआ था, यह चलता रहता है कि मैच फिक्स परिणाम ये निकला कि हमारे क्रिकेट के तमाम खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए। दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर उन्हें अपमानित होना पड़ा। एक से एक स्टार उसमें बाहर हो गए। लेकिन आज जो सब यूज हो रहा है कि हमारे यहाँ चुनाव का दौर है, चुनाव भी फिक्स हो रहा है। खुलेआम कहा जा रहा है चुनाव, अब सामने दिखाई पड़ रहा है चुनाव फिक्स हो रहा है। कैसे चुनाव फिक्स हो रहा है? तो साहब, निर्वाचन आयोग हमारी अपनी पसंद का होगा। इसके पहले भी हुआ करता था, निर्वाचन आयोग की कोई अस्थायी संस्था होती नहीं है। ये जो भी ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वही उसके अधिकारी बन जाते हैं। तो फल होता है कि जिसकी सरकार रहती है उसका असर तो उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन इस नंगे तरीके से फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग हम अपनी पसंद का उसमें नियुक्तियां करेंगे। जो हमारे निर्वाचन आयुक्त लोग हैं उनकी नियुक्तियां करेंगे। उतना ही नहीं, कोर्ट को भी हम प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। न्यायालयों में भी हम अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति करना चाहेंगे। और जैसे भी हो, देश के पैमाने पर इस चुनाव को हम जैसे भी प्रभावित कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं। या आज की तारीख में हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो पहले सुनिश्चित हो जाए कि हमारे ही लोग जीतेंगे। वोट आप चाहे इसको दीजिए साहब, वोट तो हमें को मिलेगा। आप किसी को भी आप जितवा लीजिए, सरकार तो हमारी बनेगी। इस गारंटी के साथ कहने वाले लोग आज की तारीख में इसी कहते हैं मैच फिक्सिंग। और अभी परसों जिस तरीके से रामलीला मैदान में खुल करके भाषण हुआ, लोगों ने कहा कि, और पूरा का पूरा अपोजिशन इकट्ठा था, उसने कहा कि ये मैच फिक्स है और इस फिक्स मैच का परिणाम क्या निकलेगा यह जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। और वो उसकी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ऐसे कर सकती है कि मतदान केंद्रों पर जाकर के अपने सामने विश्वसनीयता के साथ अपना वोट दे, अपना मतदान करे और वो निश्चित करे कि वो जिसको वोट दी है जनता, उसी को वोट पड़ा है, उसी को वोट गिना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अब सीधे सीधे जनता के ऊपर डाल दिया है हमारे नेताओं ने। जनता क्या करेगी? 1,40,00,000 जनता कहां अपने वोटों की निगरानी करेगी, अपने किन अधिकारों की निगरानी करेगी? निगरानी तो कर रही है। ऐसी हालत में ये एक गंभीर प्रश्न आ गया है। और ऐसी तमाम मैं ये हमारे किसान लोग सड़कों पर ये अपने ऊपर से मूल्य के लिए मारे फिर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। ऐसी हालत में ये निश्चित रूप से हमारे जनतंत्र के लिए एक काला धब्बा, काला दिवस है। और उसमें भी साहब अपने अपोजिशन के सारे नेताओं को एन प्रकारेण चुनावी पीरियड में भी जेलों में ठूस दिया जा रहा है, बाहर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, झंडा लेकर के निकलने नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से पूरा ये प्रतिबंध लगा हुआ है। यूं कहे कि अभी तक तो अघोषित आपातकाल लागू है, कोई भी आदमी कहीं बात करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी हालत में क्या होगा? निश्चित रूप से जनता के ही हाथ में सारी चीजें हैं। तो आज हम इसी पर ये चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम अपने इस प्रबुद्ध पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार, लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी जी है। आपका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ गुरु नानक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के ये प्रोफेसर जगरूप सिंह सैको जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता और अपने अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो हम शुरुआत में चलते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी के साथ। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आपने तो इतिहास के तमाम पलटों में देखा है, उसको लिखते रहते हैं, सोचते रहते, समझते रहते। ऐसी स्थिति जो है फिक्स चुनाव
फिक्स मतलब यह है कि वो हमको कैसे 400 पार करे। तो इस पर आपकी टिप्पणी प्रोफेसर रामपुनिया जी। जी देखिए पहले तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक तरफ से ऊपरी तौर पे निराशा लगती है, और जैसे आपने कहा कि जनता की जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रकार की चीज़ों को निरस्त कर सकती है। अब इसमें मैं 2-3 मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहले तो देखिए कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जब लाई थी, उसके बाद भी एक प्रशासनिक तौर पे एक इमरजेंसी थी, वो प्रशासनिक तौर पे थी, अभी के हालात से बहुत अलग थी, क्योंकि इस हालात में तो उन्होंने उनके बहुत सारे संगठन, हमारी संस्थाएं, वो सब इस इमरजेंसी, इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और घोषित आपातकाल का साथ दे रही है। ये थोड़ी अलग है। और उसके बाद भी आप देखिए, जो पार्टियां अलग अलग थी, उन्हें लगा कि ये आपातकाल का विरोध करना चाहिए, और अपनी बाकी सब संगठनात्मक कमजोरियों के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और पूरी तौर से सफल हुए, पहली बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि ये जो पार्टी सत्ता में है, ये मूल रूप से लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। इसका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। ये देखिए, जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई, तो पूरे जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम के बदले एक व्यक्ति का एक छत्र राज्य आने लग गया। पूरे निर्णय, पूरे सब चीजें उनके हाथ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि ये जो राजनीति है, ये अभी तो आपने सुना है कितनी चीजें उन्होंने की है, पर इसके पहले भी देखिए, उन्होंने इसके पहले जो धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया है, वो भी तो एक प्रकार का फिक्सिंग है कि आप लोकतंत्र के मुद्दों को छोड़कर, रोटी कपड़ा मकान, हमारे अधिकार, किसानों की समस्याएं, बेकारी, नौजवानों की बेकारी, शिक्षा के सवाल, इसको छोड़कर आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जब करते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से एक प्रकार का ऐसा ध्रुवीकरण है जो अलोकतांत्रिक है। ये दूसरा। और तीसरा अगर आप देखें, तो तीसरा इसमें हमको जो इसमें दिखाई देता है, अभी जिस प्रकार से आपने देखा, पिछले 1 साल से लगातार ये कोशिश है कि चुनाव ऐसा हो कि जिसमें केवल एक ही पार्टी हो और विपक्ष को पूरी तौर से निरस्त किया जाए अलग अलग तरीकों से। तो आप पार्टी का आप देखिए, केजरीवाल, फिर उधर से हेमंत सोरेन, इनको अरेस्ट किया गया, और इसी प्रकार की बाकी चीज़ों के आधार पे जो दूसरे भ्रष्टाचारी थे, उनको बीजेपी में ले लिया गया। तो एक प्रकार से जो विपक्ष को कमजोर करने की प्रक्रिया जितने प्रकार से हो सकती है, उतने प्रकार से की गई। कि तीसरी तरफ से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनको बहुत बड़ा आईटी का फाइन लगा है। अभी मैंने पढ़ा है कि वो आईटी का जो फाइन है, वो जून या जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। पर ओवरऑल जो इन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की है, तो आप पार्टी को तो गिरफ्तार करके, और हेमंत सोरेन की पार्टी को भी गिरफ्तार करके, कांग्रेस को अलग रूप से पंगु बना के विपक्ष को पूरी तौर से कठोर करने की कोशिश की है। और यही मैं ये बता दूं कि जो पूरी सरकारी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन में देखिए आप कि जो दोनों अभी चुने गए, वो केवल मोदी सरकार के द्वारा चुने गए। ईडी का तो पूरा हाल बताने की जरूरत ही नहीं है। पहले भी कहा जाता था कि ईडी सरकार की तरफ से काम करती है और वो एक केज पैरट, यानी पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी है, पर अभी तो वो पूरी तौर से बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। ये ईडी का हाल है। आईटी का पहला इतना नहीं सुनते थे, अभी आईटी भी सक्रिय हो गया। और इसी के साथ साथ जो हमारा मीडिया देखिए, मीडिया जो एक तरह से वॉच डॉग या सरकार पे एक नज़र रखने वाला संस्था होना चाहिए, वो सरकार की गोद में बैठ गया है। तो पूरी तौर से ये सरकार ने चीज़ों को ऐसा किया है कि जैसे वो किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। इसमें एक अभी वीडियो चल रहा था एक डिक्टेटर का, एक 30 सेकंड का क्लिप है कि वो रनिंग रेस में 5-6 लोग रहते हैं, तो जो डिक्टेटर है वो जब गोली चलाता है तो एक विपक्षी को मार देता है, दूसरे को डरा देता है, तीसरे को ये कर देता है, और जो फाइनल रेस पे पहुंचते हैं, वो लोग ही आके उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो ये एक उस प्रकार का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। पर इसका दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना, दर्द का हद से गुजरना है हो जाता है दवा, हो जाता है दवा बन जाना, ऐसा कुछ तो भी है। तो
आज लोगों में जिस प्रकार की तकलीफें हैं, जिस प्रकार की लोगों में बेचैनी है, आर्थिक रूप से, किसानों के सवालों पे, नौजवानों की बेरोजगारी पे, तो ये कितना भी जोर लगा ले, अगर ये वीपैट और दूसरी चीज़ों का अच्छे से परीक्षण किया गया, तो ये मैच फिक्सिंग के बावजूद मैच फिक्सिंग करने वाली टीम हार सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और वो इसलिए कि अति जहाँ हो गई, अति एक प्रकार से जहर हो जाती है, एक प्रकार से नकारात्मक चीज़ हो जाती है। तो ये अपने इस पे अति तो, और इसका थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब तो अभी प्रधानमंत्री के भाषणों में भी आ रहा है। उनको भी लग रहा है कि जिस प्रकार की आलोचना उनके खिलाफ हो रही है, वो आलोचना एक सीमा के बाहर है, और पता नहीं उसको वो रेक्टिफाई, वो तो कुछ उसको दुरुस्त करेंगे नहीं, पर पूरा विपक्ष। दूसरी बात देखिए, ये मैच फिक्सिंग के कारण एक और बात हुई है, जो अभी तक भारतीय चुनाव प्रक्रिया की कमजोरी थी, जो बीजेपी के जीतने का कारण था, वो विपक्ष बहुत बिखरा हुआ था। सरकार की इन नीतियों ने विपक्ष को हाथ मिलाना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल से ही हो रहा है, पर उस प्रक्रिया में थोड़ा योगदान भी दे दिया कि विपक्ष कैसे धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ सही साथ में आने की जो उसने कोशिश की है, वो भी एक देखने लायक है। तो बीजेपी का जो रोल है भाई, वो इन नीतियों के आधार पे विपक्ष को पंगु बना देगी। मुझे लगता है कि कई चीज़ों के कारण विपक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, साथ में आने के कारण। मुख्य रूप से जो वोट स्प्लिटिंग बीजेपी के खिलाफ का होता था, वो इस बार पहले से निश्चित रूप से कम होगा, और उसमें ही मुझे आशा की किरण। धन्यवाद। मैच फिक्स हो गया है, और क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 12वां खिलाड़ी भी होता है, रखा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वामपंथी आंदोलन को 12वें खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ये नहीं चाहता है कि मेन टीम में आकर के वो खेले। और ऐसी हालत में इस मैच फिक्सिंग में वामपंथी दलों की, वामपंथी आंदोलन की, या यूं कहें कि वैचारिक लोगों की क्या भूमिका हो सकती है। हम चलते हैं मध्य प्रदेश, बादल सरोज जी के पास। बादल सरोज जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं जो टिप्पणी आपने की है उसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ उपस्थितियां गैल्वेनाइज करने में उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसलिए वो सत्ता में भागीदार हैं कि नहीं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जिस वाम की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ पर 3 तरीके के वाम हैं। एक पॉलिटिकल लेफ्ट है जो चुनाव लड़ता है, एक सोशल लेफ्ट है जो सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, और एक जिसको आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल लेफ्ट है, जो हमारे देश की बहुमत जनता के दिमाग में, विचार में उसके में है। मैं सुन रहा था, 31 मार्च को मैं दिल्ली में ही था, रामलीला मैदान में, और भले ही सीताराम येचुरी या दीपंकर भट्टाचार्य जी या डी राजा साहब या आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता 5-5 मिनट बोले हो, लेकिन जितने भी नेता बोले, सब जिस तरीके के एजेंडे पर बोले हैं, ये आज के दौर की खास बात है कि डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और लिबरल फोर्सेस भी उन रियल इश्यूज को उठाने के लिए मजबूर हुई हैं जिन रियल इश्यूज को आज तक सिर्फ वाम उठाता रहा। मैं 3 उदाहरण दूंगा आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घपले पर 31 मार्च की रैली बहुत मुखर थी। ध्यान दीजिए, केवल सीपीआईएम है जिसने इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा नहीं लिया और वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। बाकी की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा, मतलब राजनीतिक पार्टियों ने पैसा लिया है, लेकिन इसके बाद भी वो उसमें किए गए घपले के विरोध में थे। जैसे आधे से ज्यादा वक्ता नाम लेकर और बाकी बिना नाम लिए हुए अडानी और अंबानी के कॉरपोरेट नेक्सस की आलोचना कर रहे थे। सारे के सारे नेताओं ने, उद्धव ठाकरे जी से लेकर वो जो साउथ से आए थे वीसीके के जो सांसद थे, उन तक हर एक वक्ता ने, भले ही उसके पास समय कम था, किसानों के मामले में एमएसपी की बात, स्वामीनाथन आयोग की बात, उनके आंदोलन पर दमन की बात पूरी ताकत के साथ जोड़ी। बेरोजगारी का सवाल भी उठा, लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न भी उठा। तो ये मानना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो क्रिस्टलाइजेशन है इस देश में, वो होता जा रहा है। एक ताकत है वो है जो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के साथ है,
मध्ययुगीन भारत को लाने की कोशिश करना चाहती है। दूसरी ताकतें वो है जो बदलाव चाहती है और बदलाव का जिनके पास एजेंडा है। तो इस मामले में ये रैली काफी परिपक्व थी और ये एकता काफी गुणात्मक रूप से भिन्न है। अभी आप लोग इमरजेंसी की बात कर रहे थे, इमरजेंसी की जेल में भी, मीसा में भी मुझे रहने का अवसर मिला, तब मैं केवल 19 वर्ष का था और पूरे 20 महीने मैंने काटे। लेकिन मार्च 77 में जो एकता बनी थी, जिसने एक दलीय शासन को इस देश में से हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया, 47 साल तक नहीं आया वो, उस एकता में भी इतनी ज्यादा मुद्दों आधारित सहमति नहीं थी जितनी मुद्दा आधारित सहमति इस एकता में है जो इंडिया अलायंस के नाम से आया था। इसलिए ये आगे तक जाएगा और ये बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करेगा। आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि हम लोग मंच पर बैठने वाले लोग नहीं है, हम उस पूरी भीड़ में या तो घूम रहे थे या कोने में बैठे थे, और जो बात हमें सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली लगी वो ये कि जो लोग आए थे वो लोग मुखर थे, वो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी उस दिन, लेकिन सारे लोग रेस्पॉन्ड कर रहे थे और उन नारों पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया उनको देनी चाहिए वो दे रहे थे। इसका मतलब है कि जनता के अंदर रोष और क्षोभ पर्याप्त संख्या में। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता था, आपने जो निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों की बात की, ऐसा हमेशा नहीं था। इस तरीके के अनुभवों को, रिगिंग के अनुभवों को, निर्वाचन आयोग के पक्षपाती रुख को देखते हुए ओवर द ईयर्स हमारे देश में इस तरीके की एक मैकेनिज्म को विकसित करने की कोशिश की कि कम से कम यथासंभव कोशिश की जाए कि तटस्थ व्यक्ति को हम निर्वाचन आयोग के काम की जिम्मेदारी दें। और इसीलिए ये नियम बनाया गया था कि सत्ता दल के मुखिया, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर स्क्रूटनी कमेटी बनाएंगे और उसके आधार पर एक व्यक्ति के नाम को तय किया जाएगा। उस पूरी परंपरा को तोड़ दिया। इनकी बड़ी गंभीर तैयारी है, मैच फिक्सिंग की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस देश की जनता को। अगर जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी बोला, वहां पर बाकी लोगों ने भी कहा, अगर मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की गई और नतीजों को जिस तरीके से जनता देना चाहती है, जनता ये कोशिश करेगी। एक बचाव तो यही है कि लोग जाएं और मतदान करें और देखें कि उनका वोट सही जगह पर जा रहा है। लेकिन अगर उस वोट के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिसकी आशंका भरी पूरी है, क्योंकि इतना लंबा फैला दिया है उन्होंने, अप्रैल में वोटिंग शुरू होगी और जून में जाकर उसकी गिनती होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन होगा, क्योंकि उसका प्रतिवाद जितनी तीव्रता के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आरएसएस उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत सकारात्मक संदेश आया 31 मार्च को कि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और फंडामेंटल इश्यूज को लेकर एकजुट है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष एकजुट है, देश एकजुट है, संविधान को चाहने वाले एकजुट है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति आस्था रखने वाले एकजुट है, लेकिन फिर भी मैच तो फिक्स हो रहा है, मैच फिक्स होने की तरफ बढ़ रहा है, मैच फिक्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम चलेंगे राजनीति विज्ञान के अपने प्रोफेसर जगरूप सिंह जी के यहाँ। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जनतंत्र में जब चुनाव ही संदिग्ध हो जाए, चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठने लगे, तो हमारा जनतंत्र कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा? प्रोफेसर जगरूप जी। शुक्रिया साहब। मेरे ख्याल ये जो सारा इनका प्रचंड प्रचार है 370 का आने चाहिए, वो तो पहले ही जैसे सर ने बोला है कैसे कम्युनलाइज कर रहे हैं। 370 क्यों, 71 क्यों नहीं है, 368 क्यों नहीं है, 400 क्यों है? पूछना हम पूछते हैं इनको, उसका मकसद बताइए। आपने इतनी बड़ा प्रचंड बहुमत किस काम के लिए लेना है? आपने वेलफेयर के लिए लेना है? आपने इंस्टीट्यूशंस को तो पहले ही, अभी आपके पास 300 है तो आप इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने के लिए आप वो काम कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के केस में आ जाए, चाहे वो अभी जैसे बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो एम्पायर हैं, एम्पायर को अपॉइंट करने में आए तो आप पार्लियामेंट में लाकर उनको जो है वो बदल देते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे उस समय में आया कि जब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया था और उसके बाद ये सारी बात सामने आई। मेरे को ये शक था कि अगर ये थोड़ा 2 महीने पहले आ जाता तो ये भी शायद पार्लियामेंट में ले जाते कि ये हमने डिस्क्लोज नहीं करना। पीएम केयर में क्या हो रहा है, ये बात सर ने ठीक बोली है। ये लोग अथॉरिटेरियन है, इनका इंस्टीट्यूशन पे कोई विश्वास नहीं है,
इसलिए कि इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाई नहीं है। इनके बड़े वालों में ने भी जितने इनसे बड़े थे इंस्टीट्यूशन थी उस समय में, उसको भी तो डिमोलिश करने का काम किया। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इनका क्या रोल था और किस तरीके से इन्होंने जो यूनिटी थी लोगों की उसको तोड़ने की कोशिश की। ये बात ठीक है कि इलेक्शन जो है, अभी 18th इलेक्शन आ रही है, हमने ये देखा है कि पिछले लंबे समय जो 17th इलेक्शन हुई थी तो कंटिन्यूसली हमारे देश में 2012 से 17 तक एक स्टडी होती थी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, उस CSDS के साथ हम मिलकर करते थे। तो हम देख रहे थे कि 2005 के बाद जितनी भी 7 के बाद 12 और बाद में स्टडी हुई है, लोगों का संस्थाओं में विश्वास बढ़ रहा था, इंस्टीट्यूशन के ऊपर विश्वास बढ़ रहा था। तो हमको लगता था कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है और जो आगे और बढ़ेगी। पर जो कुछ पिछले 2, 3, 4, 5, 6, 8 साल में हुआ है, लोगों के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क इन्होंने खड़े कर दिए हैं। मेरा ख्याल है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन्होंने शुरू किया था, जैसे कि हम जीते ही हैं। ये कौन होते हैं क्लेम करने वाले कि हम 400 सीट से पार चले जाएंगे, 300 सीट ले जाएंगे। बहुत क्लियर था कि ये जो कारा करते हैं, हमने ये देखा था, आपको सबको पता होगा कि जो अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने जो इनका जो आउटकम के ऊपर जो जहां मार्जिन बहुत कम होता था, जहां जिस तरीके से वो सारा वार्ड बंदी होती थी, कैसे खास करके यूपी में उसको मैनेज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग क्यों अपनी ताकत के सिर पे ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि अब मुद्दे बहुत खड़े हो गए और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, या शिक्षा के मुद्दे की बात करते हैं, या और दूसरे मुद्दे हैं, जिस तरीके से ये सारे देश का एक इतना, मतलब हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, हमारा इतना ज्यादा जो है दूसरा डिफरेंट रीजन्स है, और उसमें एक किस्म की एक इलेक्ट्रो डेमोक्रेसी, शायद इनको लगता है कि जिस तरीके से शायद रशिया से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि वो ले आएंगे, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको ये समझ नहीं आती कि ये वो देश है, इसको इस तरीके से आप उसको ना तो लोगों को ना देश को ही जो है मैनेज कर सकते हैं। पर ये है कि ताकत है इनके पास, ये हमको पता है कि ताकत विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसके पास ताकत विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लार्जर देन साइज बनता है। जिस तरीके से पार्टी में सेंट्रलाइज किया गया है, हमारे तो एक बात बोलते हैं कि जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा, पावर एक व्यक्ति ने सेंट्रलाइज कर ली या 2 ने कर ली, और जो टेरर था वो डिसेंट्रलाइज कर दिया नीचे तक जाके। इनको ये लगता था कि जैसे कहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी, कैसे लोगों को उनके जो एजेंडा है उनका पता लगेगा। और अब ये बात तो होगी कि आम लोगों को इस चक्कर में डाल लिया कि आगे वाले 5 साल में हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, उस इमेजिनेशन आ जाएंगे कि शायद यही वेलफेयर स्टेट है। और दूसरी तरफ जो उनका कारपोरेट है वो कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है। और जो इन्होंने कानून बनाया, आप देखिए किस तरीके से कानून बनाया, चाहे किसानों के कानून बनाए थे, जब ये वोटर व्हीकल कानून बनाए थे। आप अपोजिशन चाहते नहीं है, आप अपोजिशन को बिल्कुल वहां बोलने नहीं देते, और आप जिस तरीके से अपोजिशन के साथ बिहेव करते हैं, किस किस्म का निजाम जो आप चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्शन जो इनका एजेंडा था 400 पार या फिक्सेशन वाली बात, मेरे ख्याल वो बहुत डिफिकल्ट है। लोग काफी हद तक जागरूक हुए हैं, लोगों ने रजिस्ट करना शुरू किया है, हर लेवल पर रजिस्ट करना शुरू किया है। ये ठीक है कि अपोजिशन डिवाइडेड थी, अपोजिशन में उस तरीके की यूनिटी थी, पर मेरे को लगता है कि इस समय जो हमारी लड़ाई है वो निजाम वर्सेस इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं। और भारत के लोग खास करके पिछले 75 ईयर में वो पॉलिटिकल पर्संस बने हुए हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग है। उनको पता है कि ऐसे अगर निजाम को हम चुनते हैं तो उनका फ्यूचर किस तरफ जाएगा। मेरे को तो ये भी पता चला कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपने आप को कहीं इनके साथ आइडेंटिफाई करते थे, किस तरीके से स्टेबिलिटी की वजह से या और किसी कारण की वजह से कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो भी डरना शुरू हो गए। अगर यही हालात चलते रहे, जैसे बादल सर ने बताया है कि वो क्योस खड़ी होगी, वो एक अनमैनेजेबल जो क्राइसिस खड़ा होगा, वो इनके बस का जो काम नहीं है। दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस फ्रॉम द बिलो है, हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया किसानों वाले में भी। अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट में 2 दिन का स्ट्राइक हुआ था, किस तरीके से इनको बैक उसमें आना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि अब रिसोर्सेस से जीतते नहीं है। 77 की बात की, उस समय तो इंस्टेंट हुआ था, पोस्ट पोल में जाकर हम आगे बढ़े थे। 89 में भी कुछ ऐसे हुआ था, 2004 में भी ऐसे हुआ था। ठीक है, हालात बदल गए, पर दूसरी तरफ जितना लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ है, उनके ह्यूमन राइट्स के इशू के बारे में अत्याचार हुआ है, लोगों की वॉइस को बंद किया गया है,
उनके ऊपर कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कट खत्म किए हैं, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। और उसके साथ साथ में आप देखिए कि किस तरीके से कानून बने हैं, किस तरीके से कानून का मिसयूज हो रहा है लोगों की आवाज दबाने के लिए। मैं भी बहुत इस मामले में मेरे को ऑप्टिमिस्ट हूं कि इनके लिए समस्या खड़ी हो रही है, इसीलिए ये बार बार 400 की बात करते हैं, बार बार 350 की 370 की बात करते हैं, ताकि एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर जो इलेक्शन से पहले बने, ताकि लोग ये समझ के चल पड़े इनको ही वोट डाल दो, यही तो जीतने जा रहे हैं। मेरे ख्याल ऐसा नहीं होगा और ऐसा होने भी नहीं देना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है, जिस तरीके से हम जैसे भी लोगों के पास जा सकते हैं, अगर ये इलेक्शन ऐसे होती है तो आगे वाला समाज जो है वो हमारे सबके लिए, देश के लिए। अब देखिए पहली बार हुआ है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात है, चाहे केजरीवाल को पकड़ने की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बार बार इंटरफियर कर रहा है। हम कभी उनको इंटरफियर किसी को करने नहीं दिया था, हमने मौका दिया। कनाडा के साथ हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, जर्मन के साथ उनके कमेंट्स आ रहे हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस जो स्पोक्स पर्सन ना, उसने भी देश के ऊपर बोल दिया ये सरकार देश के लिए बहुत बुरा नाम ला रही है। ये सरकार हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मैं तो ये भी कह दूंगा कि वो कलंक का काम कर रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जनता जनार्दन की है, लोगों की है। छोटे मोटे हमको भेद जो है वो एक साइड में रख के हमारे सामने बड़ा एजेंडा है। हमने संविधान को बचाना है, हमने इंस्टीट्यूशन को बचाना है, हमने अपना भाईचारा बचाना है और हमने वो कंसेंसस क्रिएट करना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और इसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो और ज्यादा लोगों का फेथ उसमें हो सके। अगर वो नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि फिर देश के लिए बहुत बड़े खतरा जो है वह है। कोई भी सरकार ताकत से हमारे देश के लोगों को या उनकी भावनाओं को या उनकी डिमांड्स को सप्रेस नहीं कर सकती। विल नॉट फोर्स शुड बी द बेसिस ऑफ स्टेट और सिस्टम। तो मेरे ख्याल ये तो रिटन ऑन द वॉल है। अभी उनकी स्टेटमेंट देखिए, जैसे अभी सर ने बोला, कांग्रेस वालों को भी दे दिया। वो तो कोशिश कर रहे हैं, किस अंधेरे में है, कौन उनको एडवाइस कर रहा है, कौन सी विचारधारा है, क्या उनको समझ नहीं है कि देश में इतनी ज्यादा विभिन्नता है, इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी है। हर स्टेट का अपना इतिहास है, हर स्टेट की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। आपने सीए में क्या किया, आपने जो 370 कैसे खत्म कर दिया, आइडेंटिटी आप, ये ऐसे देश के लिए तो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा है इस समय ये जमात देश के लिए और देश के लोगों के लिए। तो अब तो बॉल जो है लोगों की कोर्ट में है और मैं बहुत आशावादी हूं कि शायद ऐसा ही होगा जो हम सब सोच रहे हैं या हम सोचने की बात कर रहे हैं। जी, अब एक बार फिर चलते हैं अपने इतिहासकार, इतिहास के विशेषज्ञ प्रोफेसर राम चुनियानी जी के पास। एक लंबे इतिहास मंथन के बाद, स्वाधीनता मंथन के बाद, संग्राम मंथन के बाद हमें आजादी मिली और उसके बाद दुनिया भर के संविधानों का मंथन करके एक संविधान बनाया गया और सारी अच्छाइयां। लेकिन उस समय भी लोग कह रहे थे कि संविधान चाहे इतना बढ़िया हो जाए, सवाल यह है कि उसको संचालन करने वाले लोग कौन है, क्या है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आज की तारीख में ये जो अपने लोग सत्ता नसीब है, ये जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा निर्वाचन आयोग बना रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा प्रशासन चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां बुलडोजर लेकर के अपने पहुंच जा रहे हैं। जिसको चाह रहे हैं ये कोर्ट के अंदर मारते रहे, कोर्ट के बाहर मारते रहे। तो अब आखिर ये और क्या चाहते हैं? अब इनको ऐसी कौन सी बहुमत चाहिए कि इनके लोग अब तो खुलेआम कहते नहीं, ये संविधान ही बदल देना है। तो इस संविधान में जिसमें कि वो सब कुछ कर पाने की स्थिति में है, अघोषित तरीके से बिना घोषित किए आपातकाल लागू कर दिए हैं, अपना ये सबके मुंह पे ताला लगा दिए हैं, सबके कान में रांगा भरवा दे रहे हैं। तो अब ये आखिर कौन सा लक्ष्य इनका है कि 400 के पार चले जाएंगे तभी ये संविधान बदलेंगे और वो क्या संविधान बदल के क्या कर पाएंगे? तो राम चुनियानी जी। जी देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छी बात का याद दिलाया कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं उस पर बहुत आश्रित है कि आखिर में ये मूल्य चलते हैं कि नहीं। और इस सरकार ने पूरी तौर से बता दिया कि इस संविधान के मूल्यों का विरोध करते हुए वो शासन कैसे कर सकते हैं।
संविधान है अपनी जगह पे, उसके मूल्यों को पूरा जैसे कहते हैं विरोध करते हुए, विरोध जबानी जमा खर्च से नहीं, अपने कार्यों से, उन्होंने अपने कार्यों से ऐसा किया है कि संविधान के एक भी मूल्य के आधार पे वो चलते नहीं। वो भाईचारे की बात हो, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व की बात हो, या बराबरी की बात हो, इन सब के खिलाफ उन्होंने नीतियां लगाई हैं। तो ये एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आज भी जो नीतियां हैं चल रही, वो हमारे संविधान के पूरे उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। अब 400 आगे लाके क्या करना है? तो देखिए, एक तो कई बार हम लोग संविधान की दुहाई देते हैं कि भाई संविधान में ऐसा है, आप ऐसा कर रहे हो, उनको वो भी खत्म करना है। वो तो फिर यही कहेंगे ना, संविधान में जो है वो ही कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले होते कौन हैं? और अभी भी एक ऐसा है कि हमारा देश अभी भी पूरी तौर से तानाशाह नहीं हुआ है। ये तानाशाही की तरफ तेजी से गिर रहा है, तानाशाही की तरफ तेजी से गिर रहा है। और उसको पूरी तानाशाही लाने के लिए शायद इनको संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी, पर वो कभी होगा नहीं। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज लोग सोच रहे हैं, विपक्ष सोच रहा है, बुद्धिजीवी सोच रहे हैं, और बहुत सारे जो स्वतंत्र यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपका भोजन संवाद है, ये अकेला नहीं है। इस प्रकार से सैकड़ों ऐसे चैनल्स हैं जो सरकार की नीतियों के पूरे विरोध में खड़े होकर इन चीज़ों को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है बहुत उचित सवाल है कि ऑलरेडी तो वो संविधान के विरोध 400 से ज्यादा लाकर ये मनुस्मृति आधारित संविधान और क्या करना चाहते हैं। तो ये है कि गैर बराबरी की कोई सीमा नहीं है। बराबरी की तो सीमा है कि हम सब बराबर हो जाएंगे, पर गैर बराबरी में जितनी ज्यादा बढ़ाई जा सके जातियों के बीच में, वर्ण के बीच में, पुरुष और स्त्री के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, ये उनका उद्देश्य है। कि आप देखिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, देश का 1% लोग ये 50% के ऊपर की संपत्ति का नियंत्रण, बॉटम के 60% लोग, उनके पास 1% प्रॉपर्टी भी नहीं। तो ये प्रक्रिया को ये और बढ़ाना कहता है। संविधान कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अमीर और गरीब के बीच के भेदभाव को कम किया जाए, और उसी संविधान में रहते हुए उन्होंने उसको उल्टा करके दिखा दिया। तो एक बार ये संविधान बदला तो उन पे सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। जो रशियन मॉडल अभी का है, अभी का जो रशियन मॉडल, शायद ये इनके लिए आइडियल मॉडल है कि एक व्यक्ति टॉप पे बैठा है, पूरी तानाशाही से पूरे समाज को चला रहा है, और समाज में जितनी गैर बराबरी हो सकती है उसको प्रेरित कर रहा है। क्योंकि इनका जो आधारशिला है हिंदू राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद की आधारशिला ही गैर बराबरी पे आधारित है। जब वो मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति में लोग कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे मूल्य भी हैं, पर अच्छे वो ऐसा है कि वो डेकोरेशन के लिए है। तो उसका मूल तो यही है कि लिंग की गैर बराबरी, पुरुष स्त्री को दुय्यम दर्जे का स्थान देना, दलितों को दुय्यम दर्जे का स्थान देना, वो ऑलरेडी इस पिछले 9-10 साल में थोड़ा आया है, और उसको और कैसे खराब किया जा सकता है, ये 400 पार जाके वो लाना चाहते हैं। और जैसे जगरूप सेखू साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है कि आप लोगों में इम्प्रेशन क्रिएट करो कि हम तो 400 से ज़्यादा आने वाले हैं, तो लोगों को लगेगा हम अपना वोट क्यों वेस्ट करें, जो जीतने वाले हैं उन्हीं के साथ चलो। पर ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि लोग ये 400 पार के नारे के पीछे की जो खोखलापन है, उस खोखलेपन को कई लोग पहचान रहे हैं। और उसका उदाहरण जैसे बादल जी ने कहा कि अभी जो दिल्ली की रैली थी, दिल्ली की रैली में दिखा कि आम लोग थे, और ये आम लोग कितने स्पष्टता से उन बातों का समर्थन कर रहे थे जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं, उन बातों का समर्थन कर रहे थे जो हमारे संविधान की वास्तविक मूल्यों के साथ में है। तो सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि ये जो फिक्स मैच का आपने टॉपिक रखा, फिक्स मैच तो ये कई तरीके से करने लगे, अभी उसकी एक सीमा आ गई है, इसीलिए वो दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, वो भी मैच फिक्सिंग का एक तरीका है। और अभी धर्म के नाम की राजनीति की मैच फिक्सिंग प्लस सरकारी संवैधानिक संस्थाओं के बीच में घुसपैठ करके उनको नियंत्रित करके वो मैच फिक्सिंग को पूरे कल्मिनेशन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी भी बात श्योर है, इतनी बात निश्चित है, जैसे हमने वो रैली में देखा, जैसे जगह जगह लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है। ये भी देखिए आनंद जी कि मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आखिर हमें क्या बताया
आखिर हमें यही बताया उसके जो प्रतिसाद था कि इसमें एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, लोगों के बीच में जो पीड़ा है, न्याय की आकांक्षा है, वो इतनी जबरदस्त कि बड़े पैमाने पर उसने इन चीज़ों के साथ दिया। तो ये जो मैच फिक्सिंग का एक प्रक्रिया है, उसके बहुत सारे स्टेप से आए हैं और हमें एक आखिरी स्टेप पे अभी तो वो मामला उनका खेल पूरा क्लियर हो गया है। और कोई उनकी जो है, जैसे एक वाक्य है कि पब्लिक है सब जानती है, अब कब तक लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, गलत प्रोपेगेंडा के आधार पर ले जा सकते हैं। आखिर समाज की वास्तविकता तो सामने आ रही है और वही आगे का रास्ता होगा जो हमें इस प्रकार की तानाशाही से बचाएगा। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात फिर चलते हैं अपने मार्क्सवादी नेता, वाम नेता बादल सरोज जी के पास। बादल सरोज जी, शुरुआती दौर में तो देश में दो ही धाराएं चल रही थी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां थी या उसके साथ जुड़ी हुई समाजवादी लोग थे। लेकिन उस समय भी एक फिक्स कर दिया गया कि ये वामपंथी पार्टियां तो, कम्युनिस्ट पार्टियां तो ये तानाशाही का ये समर्थन करती है, और ये लोग खुल के भी आप लोग कह रहे थे कि हम सर्वहारा का अधिनायकत्व चाहते हैं, करते हैं। और फल ये हुआ कि सब लोग एकजुट हो गए कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रति, और पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में और तीसरा चुनाव आते आते इसको लोगों ने ढकेल करके किनारे कर दिया। तो जिस एकाधिकार, जिस तानाशाही के विरुद्ध सारे लोग इकट्ठा होकर के कम्युनिस्ट पार्टियों को हाशिए की तरफ धकेल दिए, तो आज उसी तानाशाही के लिए सारे के सारे इतनी ताकत उसको कहां से आ जा रही है कि अब ये लोग उस संविधान को भी, उस जनतांत्रिक संविधान को भी बदलने की बात कर रहे हैं और एक तरीके से उसी पर रेफरेंडम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी बादल जी। डॉक्टर साहब, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के अतीत और नियति के बारे में अपन कभी फुर्सत में चर्चा कर लेंगे। मैं अभी प्रासंगिक विषय पर अपनी बात को केंद्रित करता हूं। पहली बात तो ये कि भारत के इतिहास में हमेशा तीन धाराएं रही आजादी की लड़ाई में। एक धारा थी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में थी, जो एक तरीके से आंदोलनों को एक खास तरीके के पर्सपेक्टिव के साथ विकसित करना चाहती थी। उसमें नेहरू भी थे, उसमें सरदार पटेल भी थे, उसमें समाजवादी भी थे। एक दूसरी और वो इस देश में पूंजीवादी लोकतंत्र, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते थे जो खास तरीके की व्यवस्था को आगे ले जाता। एक धारा थी जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती थी और जो मनुवाद के आधार पर इस देश को दोबारा से पुनर्संगठित करना चाहती थी। उसका नाम था हिंदू महासभा, जो बाद में आरएसएस के रूप में ज्यादा मजबूत शक्ति के रूप में निकल कर आई, और वो एक मजबूत धारा थी। कांग्रेस के नेतृत्व का भी एक बड़ा हिस्सा हिंदू महासभा हुआ करता था। वो कांग्रेस में भी होता था, मंत्री भी होता था, लेकिन इसके बाद भी हिंदू महासभा होता था। तीसरी धारा हुआ करती थी जो ये मानती थी कि इस देश में, जो भगत सिंह के फ्रेज में मैं अगर कहूँ, जो ये मानती थी कि इन काले अंग्रेजों को हटाने से नहीं काम चलेगा, मतलब इन गोरे अंग्रेजों को हटाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा निजाम लाना है जहां पर ये गुलामी की व्यवस्था ही समाप्त हो जाए और मेहनत करने वाले को उसका हक मिले। वो इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते। इस देश की जनता की महारत थी और उस वक्त के नेताओं का कौशल था कि इस धारा को, ये जो हिंदू राष्ट्र वाली प्रतिगामी जो धारा थी, जिसके फलने फूलने के लिए पर्याप्त मौसम उपलब्ध था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बनाए जाने की बात चल रही थी, जो एक धर्म के नाम पर बनने वाला एक राष्ट्र था, उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद भी इस देश के जनतांत्रिक आंदोलनों के नेताओं का, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं का बड़ा योगदान था कि उन्होंने वो नहीं होने दिया। उसके पीछे 5000 साल की हमारे देश की परवरिश और तरबियत भी थी जो उसके लिए जिम्मेदार थी। ये अलग थलग पड़ गए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले सांप्रदायिक लोग, लेकिन खत्म कभी नहीं हुए। आज अगर वो पूरा सर तरीके से इस ताकत में निकल कर आए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें रिविजिट करना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिनकी वजह से आज ये न केवल बिल से बाहर निकल आए हैं, बल्कि दिल्ली में सर्वोच्च सत्ता पर जाकर पहुंच गए। मुझे लगता है उसका पहला बड़ा कारण तो ये है कि जिस सेकुलरिज्म को लेकर, जिस डेमोक्रेसी और लिबरल आइडियोलॉजी को लेकर
इस देश की राजनीति ने यात्रा शुरू की थी, उसे 1970 तक आते आते इस देश का जो नेतृत्व था वो उससे पूरी तरीके से थक गया और उन्होंने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया उन ताकतों के साथ जिनके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में निर्णायक संघर्ष चलाया जाना चाहिए। कभी ताले खोले जाते हैं, कभी शाहबानों का फैसला लिया जाता है, कभी मस्जिदों से और मंदिरों से फतवे और निर्देश जारी करवाए जाते हैं। तो धर्म को राजनीति से अलग करने का जो फंडामेंटल महात्मा गांधी जैसे कट्टर हिंदू का था, उसको त्याग दिया गया और शॉर्ट गेन्स के लिए हमने इस तरीके की राजनीति, हमारे बड़े जो राजनीतिक दल है उसकी उन्होंने शुरू कर दी, नंबर 1। नंबर 2, इस देश का जो समाजवादी आंदोलन था, जो एक तरीके से समाजवाद के भारतीय रूप की व्याख्या किया करता था और उसकी काफी पॉपुलरिटी थी, लोगों के बीच में जनाधार था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, यहाँ तक कि दक्षिण में भी, उसके एक बहुत बड़े हिस्से ने गुमराह होकर एक सिंगल स्लोगन के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 70% हिस्सा उसी हिंदू राष्ट्र वाली ताकत में शामिल हो गया जिसका वो फिलोसफिकली विरोध करते थे। तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, मध्यम रास्ते पर चलने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने अपने विचारों के साथ बिट्रे किया, जिसकी वजह से ये एक के बाद एक करके दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए आज यहाँ पर आ गए। मैं 31 मार्च की बात इसलिए कर रहा था डॉक्टर साहब, क्योंकि 31 मार्च में मैंने ये पाया कि जितने भी दल थे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस आरजेडी हो, उनके भाषणों में ये बात निकल कर आ रही थी कि कुछ इश्यूज है। जब आप संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के निषेध की बात करते हैं। तो ये जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, मुझे लगता है अपने अनुभवों से और जिस तरीके के संकट है उससे लोगों ने सीखा है, राजनीतिक पार्टियों ने सीखा है और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें इनको फ्रंटली फेस करना पड़ेगा। जिस तानाशाही की बात आप कर रहे हैं, वो रूस को आप गौरवान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बहुत गंदे व्यक्ति हैं। मेरी कभी हमदर्दी उनके साथ या ट्रंप के साथ नहीं होगी, लेकिन आप इतनी दूर जा क्यों रहे हैं? ये आरएसएस का राज आ रहा है धीरे धीरे करके, और आरएसएस के राज का सिद्धांत क्या है? पुरियानी जी हमारे बीच में है। एकानुचालक वर्तता, एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाएगा। संघ के सरसंघ चालक अपने तकिए के नीचे लिख कर जाएंगे, छोड़कर जाएंगे वो नाम जो उनके बाद सरसंघ चालक बनने वाला है। उनके संगठन की फिलॉसफी में, उनके संगठन की कार्यशैली में ही एक व्यक्ति की तानाशाही निहित है। एक समुदाय की तानाशाही पूरे समाज पर, एक व्यक्ति की तानाशाही उनके संगठन पर। इसलिए मोदी जी अगर तानाशाही का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अपनी विचारधारा पर चल रहे हैं। वही आइडियोलॉजी है जिसके आधार पर वो विकसित हुए और उसी की ओर वो ले जाना चाहते हैं। इसका नकार व्यक्तियों में नहीं होगा, इसका नकार हमें उनकी उस विचारधारा को उसी तरीके से फेस करना होगा जिस तरीके से आजादी के जमाने में हमारे नेताओं ने फेस किया। धन्यवाद। खांसी आ रही है। धन्यवाद बादल सरोज जी। डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रास्ते में हैं, उनका लाइन कट जा रहा है। हम प्रोफेसर जगरूप जी से को आमंत्रित करें कि पहले हम चाहेंगे कि जगरूप जी, हाँ डॉक्टर सुनीलम जी आ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, ये जो मैच फिक्स करके खेला जा रहा है हमारे जनतंत्र का क्रिकेट, इस पर आपकी टिप्पणी। डॉक्टर सुनीलम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी आ रही। तुम्हारी जी आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है जी। बंद कर दो फोन। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप कहीं गाड़ी खड़ी कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आवाज आ रही है आपकी, बढ़िया, बोलिए। मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर रहा हूँ, बस मैं मीटिंग में ही हूँ। बंद कर दो।
जी, अभी जो बादल सरोज जी कह रहे थे तो उन्होंने जो मूल स्थापनाएं हैं, जो मूल विचार है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया। जो बात मैच फिक्सिंग की हो रही है और जिसको डिफाइन करने का काम राहुल गांधी ने किया, मैच फिक्सिंग कई तरीके से की गई है। इसके अंदर एक ईवीएम है, ईवीएम को लेकर के पूरे देश के अंदर शंकाएं हैं। उन शंकाओं को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। जब ये कहा जा रहा है कि वीवीपीएटी पैड की 100% गिनती होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है कि कुल आज तक कितनी ईवीएम मशीन जो है वो बनाई गई, मैन्युफैक्चरिंग हुई और कितनी सप्लाई की गई, और उसका जो डिफरेंस है वो मशीनें कहां पर हैं, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो 3 यूनिट्स अलग अलग रहती हैं, वो तीनों यूनिट्स के अंदर जो एक वोट कास्ट हो रहा है, वो तीनों यूनिट्स के अंदर एक जैसे तरीके से ही वो रजिस्टर हो रहा है, ये वो बताने को तैयार नहीं है। वो ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या कारण है कि ईवीएम के अंदर जब पर्ची दिखलाई पड़ती है तो कटने के बाद में वो हाथ में दे दी जाए जो एक मतदाता है उसके, तो उसके अंदर क्या परेशानी है। कुल मिलाकर के एक तो ये फिक्सिंग है जो ईवीएम वाली फिक्सिंग है। दूसरी फिक्सिंग ये है कि आप जब मैच हो तो उसके अंदर आप ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि चुनाव तो पैसे से का जो है आपने खुद नहीं लगा रखा है ना, कितना 95 लाख रुपए लगा रखा है। अब जो है ये पैसा आएगा कहां से, नंबर एक बात। और पैसा आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया, दूसरी पार्टी के पास में पैसा कहां से आएगा, और पैसा अगर नहीं आएगा तो जिस तरीके का चुनाव आज हो रहा है तो वो किस तरीके से लड़ेगा। तो आपने पूंजीपतियों से पैसा लेकर के और दूसरी पार्टियों के लिए आपने ये मैच फिक्स किया हुआ है, क्योंकि उसके पास वो साधनहीनता है। तो साधनहीनता के अंदर प्रचार प्रसार होना, जैसे मैं तो अभी सिवनी के अंदर हूं, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक मंच बना करके जो है लोग चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जन संगठन के जो साथी हैं। तो उसी अभियान के अंदर मैं कल छिंदवाड़ा में था, आज सिवनी में हूँ, कल मंडला के अंदर मैं रहूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि आप गाड़ी से घूमेंगे, आप पर्चा बांटेंगे, आप जो है आपको सब व्यवस्थाएं पूरी करनी पड़ेंगी, तो इसका पैसा कहां से आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो फिर कोई जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो ही नहीं सकता है। तो ये दूसरा तरीका जिससे मैच फिक्स्ड है। तीसरा तरीका ये है कि आप सामने वाली पार्टी को आप इतने फर्जी आरोप लगा करके आप जो है उसको आरोपित करने का काम करेंगे, और गोदी मीडिया आपके पास है, वो अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाएगा। आप जो भी कुछ कह दें, सही कह दें, गलत कह दें, है ना, वो बात आपका मीडिया जो है, आपका भोपू मीडिया उसको बजाता रहेगा, चलाता रहेगा। और जो सामने वाली पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी बात को पहुंचाने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि लेवल फील्ड प्लेइंग हो पाए। और कहने के लिए आपने ये किया हुआ है कि भाई प्रेस के अंदर जो है कोई भी तरीके का एक मतलब एडवर्टाइजमेंट्स नहीं जाएंगे, और आपको जो है प्रेस के लिए तमाम सारे नियम कानून बनाए हुए हैं। लेकिन मेरा खुद का अपना अनुभव है ना, और आज का अनुभव नहीं है, बहुत पहले का ये अनुभव है कि पूरा का पूरा जो है पूरे समय में प्रेस आपको जितना भी कवरेज दे, लेकिन जो है चुनाव के 1 महीने पहले, मतलब कि चुनाव जब डिक्लेयर हो जाता है तब से चुनाव होने तक केवल और केवल जो है उन्हीं लोगों की बात जाती है, छपती है जो कि पूरा पैकेज लेते हैं, और वो पैकेज जो है लाखों रुपए के अंदर पैकेज होता है। मतलब यहाँ तक स्थिति पहुंची हुई है कि अगर आपने 95 लाख रुपया किया है तो अकेला सोशल मीडिया और अकेला ये जो अखबार हैं या जो चैनल्स हैं उसके लिए आपको मिनिमम 50 लाख रुपया चाहिए, तब जाके आपकी विजिबिलिटी बनती है। इसको मैं व्यक्तिशः जानता हूं अच्छे तरीके से। तो ये भी एक अपने तरीके की एक फिक्सिंग जो है वो बनी हुई है। फिर आपने जो एक व्यवस्थागत है फिक्सिंग जिसे कहा जाता है, वो एक जातिगत है जिसके अंदर आपने जो ध्रुवीकरण किया है वो भी एक किस्म की फिक्सिंग है। उसके अंदर जो है जो एक नॉन इशू था, मंदिर का जो मामला था, वो तो एक लोगों की एक व्यक्तिगत आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला था, वो तो पॉलिटिकल मामला नहीं था।
लेकिन आपने उसी को बना दिया और इतनी नफरत आपने फैला दी कि उसी के आधार पे आप वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो जो जो एक जनता के सवाल हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो एमएसपी हो, तो कुल मिलाकर के आप ये जो चुनाव है ये एक फिक्स्ड मैच है। क्या हो रहा, आवाज रेजोनेंस कर रही है मेरे ख्याल से ना, किसी का वो खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मसला है तो जनता के बीच में इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। इसलिए एक बड़ा काम ये जो उन्होंने फिक्स्ड मैच की बात कही वो एक अच्छा हुआ। दूसरी बात ये है कि इस स्थिति को बदलने का काम बराबर मतदाता ही करता रहा है। मतदाता ने ही, आपको मालूम है इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, 19 महीने विपक्ष जेल में था, तो जनता ने ही हिसाब किताब किया था। अभी कर्नाटक के अंदर जनता ने हिसाब किताब किया। अभी तो पूरी कोशिश कर ली थी झारखंड के अंदर विधायकों को खरीदने की, लेकिन मुख्यमंत्री जेल चला गया, लेकिन आदिवासी जो है वो एक भी विधायक बिका नहीं। तो वहां पर भी जनता की एक समझ थी, उसके कारण से नहीं हुआ। बराबर जो है जनता ही फाइनल, क्योंकि वो मतदाता भी है, फैसला भी वही करता है। तो इसलिए आज जो बहुजन संवाद के अंदर जो मुझे लगता है कि जो पूरी चर्चा हुई है कि मैच फिक्स्ड है, लेकिन इसके नतीजे को जनता ही पलट सकती है और कोई नहीं पलट सकता अगर जनता तय करे तो। और बस ये मैं कह के समाप्त करूंगा कि जनता तो बार बार बता चुकी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आज तक केवल 37% वोट दिया, एनडीए को आज तक 42% या 41% से ज्यादा वोट नहीं दिया। मतलब यह है कि मेजॉरिटी वोटर जो है वो तो मोदी के खिलाफ में जो है वो लगातार वोट करता रहा है। फिर ये इलेक्शन सिस्टम की बात है, तो ऐसा इलेक्शन सिस्टम भी एक तरीके का एक फिक्सिंग का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके अंदर 51% वाला तो राज करेगा, लेकिन 49% वाला जो है वो विपक्ष में बैठेगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब सवाल हैं जिसके बारे में दर्शकों को भी सोचना चाहिए और ये इसी को लेकर के जो है समाज के अंदर बहस होनी चाहिए। और हम भारत के लोग ही फाइनली इस देश की डेस्टिनी तय करेंगे, इस देश का भविष्य तय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एसकेएम ने जैसा तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने, कि वो एक अभियान चला रहे हैं कि हम जो है बेनकाब करेंगे, भाजपा को विरोध करेंगे और दंडित करने के लिए हम किसानों के बीच में जाएंगे। तो मैं तो उसी तरीके से जा रहा हूं और मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऐसे नागरिक हैं जिनको लगता है कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन्हें घर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें समय लोगों के बीच में लगाना चाहिए। अकेले सोशल मीडिया से बात नहीं बनेगी, वीडियो क्लिप से बात नहीं बनेगी, आप कुछ भी कर देंगे उससे बात नहीं बनेगी। आपको लोगों के बीच में जाकर के बहस खड़ी करनी पड़ेगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही नतीजा प्रभावित होगा। लोग अधिकतम वोट डालने के लिए जाएं, जो भी वोटर है वो उसका वोट डाला जा सके और वो अपने हिसाब से वोट डाल सके, ये सुनिश्चित करने का काम मुझे लगता है कि सभी जो सक्रिय लोग हैं समाज में उनको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं आप। दिक्कत है तो हम भारत के लोग ही आवाज की तारीफ में निर्णायक है। तो ये जो मैच फिक्स है, ये इसके परिणाम कैसे दिखेगा? जी मैं भी बिल्कुल यही मानती हूँ कि अब ये बात जो है, जो रैली से विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा कहा भी गया कि ये मामला अब जनता के हाथ में ही बचा है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष की पार्टियों को, मुख्य विपक्षी पार्टी को जिस तरह से चुनाव में आने से रोका जा रहा है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि जो ये सत्ता है, ये जो पार्टी है, इसको बिल्कुल भी लोगों के ऊपर और उनके चुनाव पर या उनके मतदान पर भरोसा नहीं है कि वो जीतने वाले हैं। इसलिए उन्होंने इतने हथकंडे अपनाए और वो इस तरह से विपक्ष की सरकारों को गिरा रहे हैं, नेताओं को परेशान कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको चुनाव में पैसे जो खर्च होते हैं वो ना खर्च कर पाए और वो घर में बैठे इस तरह से परेशान करा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनको अपनी जीत का भरोसा नहीं है
और इस तरह के मतदान के जो निर्णय है उस पर भी भरोसा नहीं, उसको भी वो यकीन नहीं करते हैं कि में लोकतंत्र में ही उनको यकीन नहीं है। तो अब ये बात लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है, बात केवल चुनाव में जीत की नहीं है। और ये लड़ाई जो है सत्ता के अहंकार से जो लड़ाई है, सत्ता की पूंजी की सत्ता हो, राज्य की सत्ता हो, उससे लड़ने का काम जनता ही कर सकती है और वो जनता के हिस्से की ही लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का राज है और वो लोकतंत्र जनता ही बचा सकती है और उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा और बड़ी से बड़ी संख्या में वोट करना पड़ेगा। यही अपील तमाम विपक्षी गठबंधन जो एक साथ आए हैं नेता, वो रामलीला मैदान से किया, वही उन्होंने 9 अगस्त क्रांति जो है बंबई का वहां से किया, वही पटना की गांधी मैदान से किया। और याद रखिए कि ये तीनों ही मैदान ऐसे हैं जहां से हमेशा जनता की सरकार आई है और जनता का फैसला आया है इन जगहों से। तो मैं मानती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव है और ऐतिहासिक लड़ाई है, जिसमें वैचारिक तौर पर जनता को चुनना होगा कि वो लोकतंत्र के पक्ष में है या वो फांसीवाद और धार्मिक कट्टरता और अंधभक्ति के पक्ष में है। ये चुनाव जनता को ही करना है और उसके लिए जनता को जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा इरादा है उसके बारे में बताना। आज हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का, हम लोगों का यही रोल रह गया है और ये करना है। और मुझे विश्वास है कि जो 70 सालों में जो आजादी 200 साल की लड़ाई से हमने ली है इस देश की जनता ने, वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और निश्चित तौर पर ये होगा कि लोग एकजुट होकर के इनको नकारेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, एकता का सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, हर मोर्चे पे ये सरकार बुरी तरह फेल रही है। तो 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड अपने आप में काफी है इनको बदलने के लिए और इनको उठाकर फेंकने के लिए, और यही लोकतंत्र की जीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा, क्योंकि इसके पीछे हमारे देश के शहीदों की और देश के तमाम बड़े नेताओं की, जिन्होंने आजादी हमको लड़ करके दी है, उन सब की शहादतें हैं। और मुझे याद है कि इस तरह से ये चीजें जब आई है इस देश में कि किसी ने अपने अहंकार में तानाशाह बनने की कोशिश की है तो जनता ने उसे उठाकर फेंका है और सबक सिखाया है। और मुझे लगता है कि ये फिर होने वाला है, दोहराने वाला है 2024 में। और नहीं भी होता है अगर किसी कारण से, तो हमारे सामने तो लड़ाई ही है, लंबी लड़ाई है, और वापस इस देश को फिर से एक लोकतांत्रिक देश में बदलने और तमाम संस्थाओं की मर्यादा और उनका जो उनकी जो सत्ता है उसको कायम करने के लिए हम सबको एकजुट होकर आगे आना होगा। अच्छा कर रहे हैं ये जो कुछ कर रहे हैं, अब इनकी कलई और ज्यादा खुलती जा रही है और एक्सपोज हो रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ एक साझा संस्कृति मंच की तरफ से आयोजित जो इफ्तार पार्टी है और आज ईस्टर और होली तीनों हम एक साथ मिलके मना रहे हैं और साझी विरासत को लेकर के, तो हम लोग सब यहाँ बैठे थे, फिर भी मैं कार्यक्रम से उठ के आई हूँ। तो आप सबको फिर से होली की भी शुभकामना, ईस्टर की भी शुभकामना और रोजा और रमजान की भी सब शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान का मूल तत्व है, संपर्क है, हमारे संविधान का, हमारे देश का जो संपर्क है, उसी के हाथ में है कि हम जनतंत्र को कैसे बचाएंगे, ये चुनाव को हम कैसे बचाएंगे, चुनाव का परिणाम हम कैसे लेंगे, जनहित में